हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी गाइड यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 हिंदी गंगा बुक के पार्ट 1 दो बैलों की कथा का प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को क्लास 9 के सारे सब्जेक्ट्स के एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन वीडियोज मिलने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले है मेरे उत्तर मेरे तर्क। निम्नलिखित प्रश्नों के सटीक उत्तर चुनिए और यह भी बताइए कि आपको ये उत्तर उपयुक्त क्यों लगते हैं। देखिए, यहाँ पे आप लोगों को एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दिया गया है। आप लोगों को सही उत्तर चुनना और ये भी बताना है कि आप लोगों ने उसी उत्तर को सही क्यों चुना है। प्रश्न 1, कहानी में हीरा और मोती का आपसी संबंध किस गुण को मुख्य रूप से दर्शाता है? प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंदिता, एकता और सहयोग, गर्व और दम, विद्रोह और क्रोध। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा एकता और सहयोग। कारण क्या है? हीरा और मोती के बीच गहरी मित्रता और आपसी समझ दिखाई देती है। वे हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ निभाते हैं और मिलकर कठिनाइयों का सामना करते हैं। इससे उनके संबंध में एकता और सहयोग की भावना स्पष्ट होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन खा क्यों होगा? क्योंकि हीरा और मोती के बीच में गहरी मित्रता है और उन दोनों के बीच में आपसी समझ बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ वो हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देते हैं और साथ में मिलकर जो है किसी भी कठिनाइयों का सामना करते हैं। इसलिए यहाँ पे एकता और सहयोग इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है, हीरा मोती ने नया स्थान स्वीकार क्यों नहीं किया? उन्हें भरपेट भोजन दिया गया, उन्हें मोटी रस्सी से बांधा गया, मालिक ने बेचा यह सोचकर उन्हें अपमान लगा, उन्हें अलग अलग बांधा गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मालिक ने बेचा यह सोचकर उन्हें अपमान लगा, ऑप्शन गा। कारण क्या है? हीरा और मोती अपने पुराने मालिक से भावनात्मक रूप से जुड़े थे। जब उन्हें बेच दिया गया तो उन्होंने इसे अपने प्रति अपमान समझा और नए स्थान को स्वीकार नहीं किया। हीरा और मोती अपने पुराने मालिक झूरी से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे और वो सोच रहे थे कि उन दोनों को जो है बेच दिया गया है और उन्हें अपने में अपमान लगा, इसलिए वो जो है नए जगह को स्वीकार नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, बैलों ने रस्सी तोड़कर घर लौटने का निर्णय क्यों लिया? ऑप्शंस है कष्टों से बचने के लिए, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, अभिमान की रक्षा के लिए, अपनापन पाने के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अपनापन पाने के लिए। कारण नए स्थान पर उन्हें प्रेम और स्नेह नहीं मिला, वे अपने पुराने घर और मालिक के स्नेह को याद करते थे, इसलिए अपनापन पाने के लिए उन्होंने रस्सी तोड़कर वापस लौटने का निर्णय लिया। अगला प्रश्न है, गया द्वारा डंडे से मारे जाने पर मोती का आक्रोश किस मानवीय मनोवृत्ति का द्योतक है? स्वाभिमान, अहिंसा, पराधीनता, अन्याय की रक्षा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा स्वाभिमान। कारण क्या है कि मोती अन्याय और अत्याचार को सहन नहीं करता, उसका क्रोध यह दर्शाता है कि उसमें आत्मसम्मान और स्वाभिमान की भावना है। अगला प्रश्न है, कहानी में बैलों की मुख भाषा का प्रयोग लेखक ने किस लिए किया? कहानी को रोचक बनाने के लिए, मनुष्य जैसी चेतना दिखाने के लिए, संवादों को छोटा रखने के लिए, कथा में हास्य उत्पन्न करने के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मनुष्य जैसी चेतना दिखाने के लिए। कारण क्या है? लेखक ने बैलों की भावनाओं और विचारों को मुख भाषा के माध्यम से व्यक्त किया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पशुओं में भी मनुष्यों जैसी संवेदनाएं होती है। अगला प्रश्न है, दो बैलों की कथा को यदि स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़े तो हीरा और मोती किसके प्रतीक हो सकते हैं? भारत पर अंग्रेजों के क्रूर और न्यायपूर्ण शासन के, स्वतंत्रता संग्राम में पशुओं के योगदान के, सत्याग्रह और अहिंसा के आंदोलन के, स्वतंत्रता के लिए भारतीय जनता के संघर्ष के। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा स्वतंत्रता के लिए भारतीय जनता के संघर्ष के। कारण क्या है? हीरा और मोती अन्याय का विरोध करते थे और स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यह भारतीय जनता के स्वतंत्रता संग्राम और उनके संघर्ष का प्रतीक है। अगला हम लोग देखते हैं, मेरी समझ मेरे विचार। नीचे दिए गए प्रश्नों पर कक्षा में चर्चा कीजिए और उनके उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी। जब बैल नए मालिक के यहाँ गए तो उन्होंने काम करने से इनकार क्यों कर दिया था? इस प्रश्न में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि जब बैल नए मालिक गया के यहाँ गए तो दोनों ने काम करने से मना क्यों कर दिया? तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लोग लिखिएगा, जब बैल नए मालिक गया के यहाँ गए तो उन्होंने काम करने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि वहां उनके साथ कठोर व्यवहार किया गया था, उन्हें पूरा खाना नहीं मिलता था और उनसे जोर जबरदस्ती काम करवाया जाता था। इसलिए वे अपने पुराने मालिक जूरी के प्रेम और स्नेह को याद कर रहे थे, इसलिए उन्होंने काम करने से मना कर दिया। इस प्रश्न के उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि जब बैल नए मालिक गया के यहाँ गए तो उनसे जोर
तो उनसे जोर जबरदस्ती से काम करवाया जाता था, खाना उनको खाने के लिए नहीं दिया जाता था और वो दोनों जो है झूरी की प्रेम को याद कर रहे थे, इसलिए दोनों ने काम करने से मना कर दिया। अगला प्रश्न है, गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बैलों का घर लौट आना कोई साधारण घटना नहीं है। कैसे? गांव में इस तरह का काम जो है पहले नहीं हुआ था, इस तरह का घटना नहीं घटा था, फिर भी बैलों का घर लौट आना कोई साधारण घटना नहीं है। आप लोगों को बताना है कि कैसे। उत्तर, बैलों का घर लौट आना साधारण नहीं था क्योंकि वे जानवर होते हुए भी अपने मालिक से गहरा लगाव रखते थे। कठिन परिस्थितियों और अपमान के बावजूद वे अपने घर लौट आए, इससे उनकी भावनात्मक समझ और अपनापन प्रकट होता है। जूही के मन में उनके लिए प्रेम और खुशी के भाव। अगला प्रश्न है, मोती ने मुख भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, कभी कभी संघर्ष करना आवश्यक हो जाता है। इस कथन को कहानी के उदाहरणों से सिद्ध कीजिए। आप लोगों से कहा जा रहा है कि कभी कभी संघर्ष करना, लड़ाई लड़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है अपने हक के लिए, तो कहानी के माध्यम से आप लोगों को बताना है। उत्तर, कहानी में हीरा और मोती ने अत्याचार सहने के बावजूद उसका विरोध किया। जब उन्हें नए मालिक के यहाँ कठोर व्यवहार मिला तो उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया और वहां से भागने का निर्णय लिया। इससे सिद्ध होता है कि अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना आवश्यक होता है। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि हीरा और मोती अत्याचार सहने के बजाय उसका विरोध करते हैं। जब उनको नया मालिक के यहाँ कठोर व्यवहार मिलता है तो उन्होंने वहां पे काम करने से मना कर दिया और वहां से भागने का निर्णय लिया और अपने मालिक के पास जो है भागकर चले आते हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना जरूरी होता है। अगला प्रश्न है, जब पेट भर गया और दोनों ने आजादी का अनुभव किया, हीरा एवं मोती स्वतंत्रता और अपनापन दोनों में से किस भावना से अधिक प्रेरित थे? कारण सहित लिखिए। आप लोगों को बताना है कि हीरा और मोती स्वतंत्रता और अपनापन दोनों में से किस भावना से ज्यादा प्रेरित थे। कारण सहित आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लोग लिखिएगा, हीरा और मोती अपनापन की भावना से अधिक प्रेरित थे। कहानी के अनुसार जब वे बंधन से मुक्त हुए और उन्हें आजादी मिली, तब भी वे इधर उधर नहीं भटके, बल्कि सीधे अपने पुराने मालिक झूरी के घर लौट आए। इससे स्पष्ट होता है कि उनके लिए केवल स्वतंत्रता ही महत्वपूर्ण नहीं थी, बल्कि अपने प्रिय मालिक के प्रति स्नेह और लगाव अधिक महत्वपूर्ण था। अतः यह कहा जा सकता है कि हीरा और मोती अपनापन और प्रेम की भावना से अधिक प्रेरित थे। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि हीरा और मोती जो है अपनापन की भावना से ज्यादा प्रेरित थे। कहानी के अनुसार जब वो बंधन से मुक्त होते हैं, जब उनको आजादी मिल जाता है, तो वो इधर उधर नहीं भटकते हैं, बल्कि अपने पुराने मालिक झूरी के पास आ जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि वो अपने मालिक से कितना प्यार करते हैं और उनका जो है अपने मालिक के प्रति कितना ज्यादा लगाव है। अगला प्रश्न है, बैलों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी, अत्याचार सहना भी अन्याय में भागीदारी है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के कारण भी बताइए। इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि अत्याचार सहना अन्याय में भागीदारी है। क्या इस कथन से आप सहमत हैं? अगर सहमत है तो आप लोग अपना उत्तर का कारण भी बताइए। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लोग लिखिएगा, हाँ मैं इस कथन से सहमत हूँ। यदि कोई व्यक्ति अन्याय और अत्याचार को चुपचाप सहता है तो वह उसे बढ़ावा देता है। विरोध करने से गलत चीजों को रोका जा सकता है। हीरा और मोती ने भी अत्याचार का विरोध किया। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि हाँ मैं इस कथन से सहमत हूँ। अगर कोई व्यक्ति अत्याचार और अन्याय सहता रहता है तो वो उसको और बढ़ावा देता है। किसी भी गलत चीज को रोकने के लिए विरोध करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है और हीरा और मोती ने भी अत्याचार का विरोध किया। अगला प्रश्न है, बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। हीरा और मोती अभिन्न मित्र थे। कहानी की किन घटनाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है? इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि हीरा और मोती बहुत दिनों से साथ रह रहे थे, इसलिए उन दोनों में जो है भाईचारा हो गया था। तो कहानी की किन किन घटनाओं के आधार पर ये पता चलता है, आप लोगों को ये बताना है। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लोग लिखिएगा, हीरा और मोती के भाईचारे को कहानी की निम्न घटनाओं से समझा जा सकता है। दोनों हमेशा साथ रहते थे और मुख भाषा के द्वारा एक दूसरे की भावनाएं समझ लेते थे। गया के यहाँ कठोर व्यवहार होने पर दोनों ने मिलकर हल चलाने से इनकार किया। दोनों ने साथ मिलकर वहां से भागने का निर्णय लिया और एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। कठिन परिस्थितियों में भी वे एक दूसरे को साहस देते रहे। अंत में दोनों साथ ही अपने मालिक झूरी के घर लौट आए। इन घटनाओं से स्पष्ट होता है कि हीरा और मोती सच्चे और अभिन्न मित्र थे। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि हीरा और मोती के भाईचारे की कहानी को निम्न घटनाओं से समझा जा सकता है। पहला, दोनों हमेशा साथ रहते थे और बिना बोले जो है एक दूसरे की बात समझ लेते थे। दूसरा कि जब गया के यहाँ उनको कठोर व्यवहार मिलता है तो दोनों साथ मिलकर जो है हल चलाने से इनकार करते हैं। अगला आप लोग लिख सकते हैं कि दोनों साथ मिलकर वहां से भागने का निर्णय लेते हैं और कठिन परिस्थितियों में दोनों एक दूसरे को जो है साहस देते रहते हैं और अंत में दोनों जो है एक साथ अपनी मालिक झूरी के पास वापस लौट
दिखाते हैं। 3 घटनाओं से स्पष्ट होता है कि हीरा और मोती सच्चे और अभिन्न मित्र थे। अगला हम लोग देखते हैं प्रश्न 7। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। कहानी में मालकिन और छोटी लड़की दोनों के व्यवहार की तुलना कीजिए। इस प्रश्न में आप लोगों को मालकिन और छोटी लड़की दोनों का व्यवहार का तुलना करना है। उत्तर: छोटी लड़की अधिक भावुक और स्नेही थी। उसने बैलों के माथे चूमकर प्रेम दिखाया। मालकिन का व्यवहार शांत और औपचारिक था, लेकिन उसमें भी करुणा दिखाई देती है। छोटी लड़की का व्यवहार अधिक मासूम और भावनात्मक था। अगला हम लोग देखते हैं मेरी कल्पना मेरे अनुमान। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ। यदि आप वह लड़की होते तो बैलों की मदद किस प्रकार करते? वो लड़की जो है दोनों की रस्सी को खोल देती है और कहती है कि भाग जाओ। तो इस प्रश्न में आप लोगों से कहा जा रहा है, यदि आप उस छोटी लड़की की जगह होते तो आप बैलों की किस प्रकार मदद करते? तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लोग लिखिएगा, यदि मैं वह छोटी लड़की होती तो मैं भी बैलों के प्रति वही प्रेम और सहानुभूति दिखाती। मैं उन्हें चुपके से खाना और पानी देती और जब उन्हें सताया जाता तो उनकी रक्षा करने की कोशिश करती। साथ ही उन्हें भगाने में मदद करती ताकि वे अत्याचार से बच सके और अपने प्रिय मालिक के पास लौट सके। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि यदि मैं उस छोटी लड़की की जगह होता ना तो मैं भी जो है बैलों के प्रति अपना प्रेम दिखाता। उन दोनों को जो है चुपके से खाना खाने के लिए देता और पानी देता और जब उनको सताया जाता तो उनकी रक्षा के लिए उन दोनों को भगाने में मदद करता और उनको अत्याचार से बचाता और उनको उनके प्रिय मालिक के पास वापस लौट सके, इसलिए जो है रस्सी खोलकर छोड़ देता ताकि दोनों अपने मालिक के पास भाग जाए। अगला प्रश्न है, दोनों गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। भय और संकोच इंसान को अवसर मिलने पर भी जकड़े रखता है। क्या आप इस कथन से सहमत है? इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि भय और संकोच जो है इंसान को अवसर मिलने पर भी रोक कर रखता है। तो क्या आप इस कथन से सहमत है? तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लोग लिखिएगा, हाँ मैं इस कथन से सहमत हूँ। कई बार भय और संकोच के कारण व्यक्ति अवसर मिलने पर भी आगे नहीं बढ़ पाता। कहानी में भी जानवर परिस्थिति से डरकर प्रतिक्रिया नहीं दे पाए। वास्तविक जीवन में भी छात्र या लोग डर के कारण नया काम या निर्णय लेने से हिचकिचाते हैं, जिससे वे अवसर खो देते हैं। इसलिए साहस और आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। इस प्रश्न के उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि हाँ मैं इस कथन से सहमत हूँ। कई बार जो है भय और संकोच के कारण व्यक्ति अवसर मिलने पर भी आगे नहीं बढ़ पाता। कहानी में भी जानवर जो है परिस्थिति से डरकर किसी तरह का कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं और वास्तविक जीवन में भी लोग या बच्चे जो है डर कर नया काम करने से हिचकिचाते हैं और अवसर मिलने पर उस अवसर को खो देते हैं। इसलिए साहस और आत्मविश्वास बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला है मेरे अनुभव मेरे विचार। प्रश्न 1, दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। क्या आप इस बात से सहमत है? तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लोग लिखिएगा, हाँ मैं इस बात से आंशिक रूप से सहमत हूँ। अच्छे दोस्तों के बीच हल्की फुल्की नोकझोंक और मजाक होना स्वाभाविक है। इससे दोस्ती मजबूत होती है और अपनापन बढ़ता है, लेकिन यह भी जरूरी है कि इसमें सम्मान बना रहे। मेरे अनुभव में सच्चे दोस्त एक दूसरे से मजाक करते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद भी करते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि हाँ मैं इस बात से सहमत हूँ। अच्छे दोस्त में हल्की फुल्की नोकझोंक और मजाक होना स्वाभाविक है। इससे दोस्ती मजबूत होता है और आपसी अपनापन बढ़ता है, लेकिन मजाक एक दायरे में रहकर ही किया जाना चाहिए। मेरे अनुभव में सच्चे दोस्त जो है एक दूसरे से मजाक करते हैं, लेकिन जरूरत जब उन दोनों को पड़ता है तो वो एक दूसरे की मदद भी करते हैं। अगला प्रश्न है, हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सिंह ना चलाना चाहिए। यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। आपका इस संबंध में क्या विचार है? आप किसके साथ हैं, हीरा या मोती के, या दोनों के? क्यों? इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि हीरा तिरस्कार करते हुए कहता है गिरे हुए बैरी पर सिंह न चलाना चाहिए। वहीं दूसरा विचार है यह सब ढोंग है, बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। तो आप इन दोनों विचार में किस विचार के साथ है, हीरा के या मोती के या फिर दोनों के? तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लोग लिखिएगा, हीरा का विचार करुणा और नैतिकता पर आधारित है। वह कहता है कि कमजोर या गिरे हुए पर वार नहीं करना चाहिए। यह मानवता और दया को दर्शाता है। वहीं दूसरा विचार कठोर और बदले की भावना वाला है, जिसमें शत्रु को पूरी तरह समाप्त करने की बात है। मेरे अनुसार हीरा का विचार अधिक सही है, क्योंकि इसमें दया और संयम से ही अच्छे समाज का निर्माण होता है। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि हीरा का विचार जो है करुणा और दया पर आधारित है। वो कहता है कि कमजोर या गिरे हुए पर वार नहीं करना चाहिए। इससे पता चलता है कि वो मानवता और दया को दर्शाता है। वहीं दूसरा विचार जो है वो कठोर और बदले की भावना वाला है, जिसमें शत्रु को दुश्मन को पूरी तरह से समाप्त करने की बात है। तो आप लिख सकते हैं कि मेरे अनुसार हीरा का विचार अधिक सही है, क्योंकि दया और संयम से ही अच्छे समाज का निर्माण होता है।
अगला प्रश्न है, हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? क्या आपने कभी किसी विपत्ति या चुनौती का सामना अपने किसी मित्र या परिजन के साथ मिलकर किया है? उस घटना के विषय में बताइए। इस प्रश्न में आप लोगों से कहा जा रहा है कि क्या आप कभी विपत्ति या चुनौती का सामना अपने किसी मित्र या परिजन के साथ किए हैं? तो उस घटना के बारे में आप लोगों को बताना है। तो कोई जरूरी नहीं कि मैं आंसर जो आप लोगों को बता रही हूँ आप लोग वही लिखे। आप लोग अपना मन से जो है अपने रियल लाइफ का जो है यहाँ पे घटना लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं आंसर लिख दी हूँ क्योंकि बहुत बच्चे कमेंट करने लगते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर आपने नहीं दिया, तो मैं आंसर लिख दी हूँ, पढ़ के बता देती हूँ कि मैंने क्या लिखा है। उत्तर, हाँ, मैंने भी अपने मित्र के साथ एक कठिन परिस्थिति का सामना किया। एक बार परीक्षा की तैयारी के दौरान मेरे मित्र को एक अध्याय समझ नहीं आ रहा था। मैंने उसे समझाया और हम दोनों ने एक साथ मिलकर पढ़ाई की। परीक्षा में हम दोनों अच्छे अंक ला सके। इस अनुभव से मुझे यह सीख मिली कि सच्चा मित्र वही होता है जो कठिन समय में साथ देता है, ठीक वैसे ही जैसे हीरा और मोती एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। तो आप लोग जो है कोई घटना अलग भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं किसी घटना को आप लोग भी लिखें। अगला है कहानी की रचना। प्रायः कहानी के आरंभ में ही कहानी के मुख्य चरित्र, कहानी का समय, कहानी की भाषा, घटनाओं आदि के कुछ संकेत मिलने लगते हैं। प्रेमचंद की इस कहानी में भी ऐसे ही संकेत हैं। आप कहानी के ऐसे संकेत बिंदुओं को ढूंढकर लिखिए। इस प्रश्न के उत्तर में आप लोग लिखिएगा, प्रेमचंद की कहानी दो बैलों की कथा के प्रारंभ में कई महत्वपूर्ण संकेत मिल जाते हैं जो कहानी को समझने में सहायता करते हैं। मुख्य चरित्र का संकेत, कहानी की शुरुआत में ही हीरा और मोती नामक दो बैलों का परिचय मिलता है जो कहानी के मुख्य पात्र है। समय और स्थान का संकेत, कहानी ग्रामीण जीवन पर आधारित है जिससे गांव का परिवेश और उस समय की कृषि प्रधान जीवन शैली का पता चलता है। भाषा का संकेत, कहानी की भाषा सरल और बोलचाल की है और भावपूर्ण है जिससे पाठक आसानी से जुड़ जाता है। घटनाओं का संकेत, शुरुआत में यह संकेत मिल जाता है कि कहानी बैलों के जीवन, उनके श्रम, प्रेम और संघर्ष के इर्द गिर्द घूमेगी। मुख्य विचार का संकेत, कहानी के आरंभ से यह स्पष्ट हो जाता है कि इसमें मित्रता, वफादारी, आत्मसम्मान और अन्याय के विरुद्ध जैसे विषयों को प्रस्तुत किया जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं विषयों से संवाद। कहानी का समय और समाज। दो बैलों की कथा कहानी जिस समय लिखी गई थी उस समय भारत पर अंग्रेजों का दमनकारी शासन चल रहा था। उस समय भारतवासी भी अपने अपने ढंग से इस अंग्रेजी शासन का विरोध कर रहे थे। इस कार्य में लेखक भी किसी से पीछे नहीं थे। वे अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने हेतु प्रेरित कर रहे थे। इस कहानी में से कुछ वाक्य चुनकर नीचे दिए गए हैं। इन वाक्यों का मिलान स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी कुछ उपयुक्त वाक्यों के साथ कीजिए। यहाँ पे आप लोगों को कहानी से कुछ वाक्य दिए गए हैं और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ाव दिया गया है। आप लोगों को वाक्य पढ़ना है और सही स्वतंत्रता आंदोलन के साथ मिलाना है। तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं। पहला है, जोर तो मारता ही जाऊंगा चाहे कितने भी बंधन पड़ते जाए। इस वाक्य का मिलान होगा छठे वाले से। स्वतंत्रता सेनानी बार बार जेल गए, फांसी पर चढ़े पर संघर्ष छोड़ने को तैयार नहीं हुए। अगला है, मर जाऊंगा पर उसके काम तो ना आऊंगा। इस वाक्य का मिलान होगा पांचवें वाले से। स्वतंत्रता के लिए प्राण देना स्वीकार्य था पर अंग्रेजों की सेवा में लगना अस्वीकार्य। तीसरा है, हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता। इस पंक्ति का मिलान होगा चौथे वाले से। दास्ता के काल में भारतीयों के प्राण, सम्मान और अधिकारों की कोई महत्ता नहीं थी। चौथा है, दोनों मित्रों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। इस वाक्य का मिलान होगा दूसरे वाले से। भारतीय जनता के मन में ब्रिटिश शासन के प्रति विद्रोह धीरे धीरे गहराता गया। अगला है, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। इसका मिलान होगा पहले वाले से। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया जिससे लाखों भारतीयों में आजादी की प्रेरणा जगी। अगला है, सांड पूरा हाथी है पर दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। इस वाक्य का मिलान होगा तीसरे वाले से। ब्रिटिश साम्राज्य बहुत शक्तिशाली था फिर भी स्वतंत्रता सेनानियों ने साहस पूर्वक उसका सम्मान किया। अगला हम लोग देखते हैं पशुओं के लिए कानून। दिए गए संवाद पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैं तो समझता हूँ चुराए लिए आते हो, चुपके से चले जाओ। मेरे बैल है, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल है, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं।
प्रश्न 1, बैलों का कांजी हाउस में बंद होना न्याय और अन्याय दोनों को दर्शाता है कैसे। इस प्रश्न में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि बैलों को कांजी हाउस में बंद होना न्याय और अन्याय दोनों को दर्शाता है, तो कैसे। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि बैलों का कांजी हाउस में बंद होना न्याय और अन्याय दोनों को दर्शाता है। न्याय इसलिए क्योंकि कानून व्यवस्था के अनुसार बिना मालिक वाले पशुओं को सुरक्षा के लिए वहां रखा जाता है, लेकिन यह अन्याय इसलिए था क्योंकि हीरा और मोती निर्दोष थे और उनके साथ जबरदस्ती की गई। उन्हें उनके मालिक से अलग कर दिया गया जिससे उनकी स्वतंत्रता छीन गई। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि बैलों को कांजी हाउस में बंद होना न्याय और अन्याय दोनों को दर्शाता है। न्याय क्यों दर्शाता है, तो न्याय इसलिए क्योंकि कानून व्यवस्था के अनुसार जिस पशु का कोई मालिक नहीं होता उस पशु को सुरक्षा देने के लिए उसको कांजी हाउस में रखा जाता है, लेकिन यहाँ पर हीरा और मोती के साथ अन्याय हुआ था क्योंकि वो दोनों निर्दोष थे, उनके साथ जबरदस्ती किया गया था और उनको उनके मालिक से अलग कर दिया गया था झूरी से, जिससे उसका स्वतंत्रता छीन लिया गया था। अगला हम लोग देखते हैं प्रश्न 2, यदि आपको अवसर मिले तो आप बैलों की ओर से कौन कौन से कानूनी अधिकार मांगेंगे। आप लोगों से कहा जा रहा है कि अगर आप लोगों को अवसर मिलेगा तो आप बैलों की तरफ से कौन कौन सा कानूनी अधिकार मांगेंगे। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लोग लिखिएगा, यदि मुझे अवसर मिले तो मैं बैलों के लिए निम्न कानूनी अधिकार मांगूंगा। उचित भोजन और पानी का अधिकार, क्रूरता से सुरक्षा का अधिकार, बिना कारण कैद ना किए जाने का अधिकार, प्रेम और सम्मान पूर्वक व्यवहार का अधिकार, स्वास्थ्य और देखभाल का अधिकार। अगला हम लोग देखते हैं, मान लीजिए कि हीरा और मोती अपने साथ हुए अन्याय की शिकायत करना चाहते हैं, उनकी ओर से थाना अध्यक्ष को पत्र लिखिए। इस प्रश्न में आप लोगों से कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि हीरा मोती अपने साथ हुए अन्याय की शिकायत करना चाहते हैं, आप लोगों को उनकी ओर से थाना अध्यक्ष को पत्र लिखना है। कैसे लिखिएगा, देखिए, सेवा में थाना अध्यक्ष महोदय, पुलिस थाना का नाम, विषय लिखिएगा अन्याय के संबंध में शिकायत। महोदय, हम हीरा मोती नामक 2 बैल हैं, हमें हमारे मालिक से अलग करके एक अन्य व्यक्ति के पास भेजा गया, वहाँ हमारे साथ कठोर व्यवहार किया गया, हमें भरपेट भोजन नहीं दिया गया और जबरदस्ती काम करवाया गया। हम निर्दोष पशु है और हमारे साथ अन्याय हुआ है, कृपया हमें सुरक्षा और न्याय दिलाने की कृपा करें। धन्यवाद हीरा और मोती। अगला हम लोग देखते हैं हमारी धरोहर और संस्कृति। प्रश्न 1, वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े। कहानी के अनुसार हीरा और मोती कौन कौन से कार्य कभी नहीं करते थे। आप लोगों को बताना है कि कहानी के अनुसार हीरा और मोती कौन कौन से काम कभी नहीं करते थे। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लोग लिखिएगा, हीरा और मोती कभी भी अन्याय स्वीकार नहीं करते थे, वे बिना कारण किसी के साथ अत्याचार नहीं करते थे और न ही अन्यायपूर्ण आदेशों का पालन करते थे। वे अपने आत्मसम्मान के लिए हमेशा खड़े रहते थे और गलत कार्य करने से इनकार करते थे। इस प्रश्न के उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि हीरा और मोती कभी भी अन्याय को स्वीकार नहीं करते थे, वो हमेशा जो है अन्याय का विरोध करते थे और अन्यायपूर्ण आदेशों का पालन नहीं करते थे। जैसा कि आप लोगों ने कहानी में पढ़ा होगा कि जब गया उसको खेत में लेकर जाता है तो वो दोनों ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे दोनों पैर ना उठाने की कसम खा ली है, वो इस तरह का व्यवहार करते थे और वे हमेशा अपने आत्मसम्मान के लिए हमेशा खड़े रहते थे और गलत कार्य करने से हमेशा इनकार करते थे। अगला प्रश्न है, गिरे हुए बैरी पर सिंह न चलाना चाहिए, लेकिन औरत जात पर सिंह चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के ये कथन किन भारतीय मूल्यों की ओर संकेत करते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में आप लोग लिखिएगा, हीरा के ये कथन भारतीय संस्कृति के दया, करुणा, सहानुभूति और नैतिकता जैसे मूल्यों की ओर संकेत करते हैं। पहला कथन यह सिखाता है कि कमजोर या पराजित शत्रु पर और अधिक अत्याचार नहीं करना चाहिए, बल्कि मानवता दिखानी चाहिए। दूसरा कथन यह बताता है कि स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति किसी भी प्रकार का कठोर व्यवहार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार ये कथन मानवता, स्त्री सम्मान, करुणा आधारित नैतिक मूल्यों को दर्शाते हैं, जो भारतीय संस्कृति की विशेषता है। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि हीरा के इस कथन से भारतीय संस्कृति के प्रति दया, करुणा और सहानुभूति जैसी नैतिकता झलकती है। और पहला कथन हम लोगों को ये सिखाता है कि हम लोगों को कमजोर या पराजित शत्रु पर जो है कभी भी अत्याचार नहीं करना चाहिए, हम लोगों को हमेशा मानवता दिखानी चाहिए। और दूसरा कथन यह बताता है कि हमेशा स्त्रियों का, औरत जाति का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति किसी भी तरह का कठोर व्यवहार नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार ये दोनों कथन जो है मानवता, स्त्री सम्मान और करुणा आधारित मूल्यों को दर्शाते हैं, जो भारतीय संस्कृति की विशेषता है। अगला हम लोग देखते हैं, दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता। प्रश्न का, खेतों में जुताई के लिए बैल और हल कृषि के पारंपरिक उपकरण है। कृषि के अन्य पारंपरिक और आधुनिक उपकरणों तथा उनके प्रयोग के विषय में पता लगाइए और लिखिए।
इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि खेतों में जुताई के लिए बैल और हल जैसे कृषि उपकरणों का उपयोग किया जाता है। तो आप लोगों को बताना है कि कृषि के अन्य पारंपरिक और आधुनिक उपकरण कौन कौन से हैं और उसका उपयोग क्या है। उत्तर में आप लोग लिखिएगा, कृषि में पारंपरिक और आधुनिक दोनों प्रकार के उपकरणों का उपयोग होता है। पारंपरिक उपकरण कौन कौन से हैं? देखिए, हल खेत जोतने के लिए, बैल जुताई और सामान ढोने के लिए, कुदाल मिट्टी खोदने के लिए, दारंती फसल काटने के लिए। आधुनिक उपकरण कौन कौन से हैं? ट्रैक्टर बड़े खेतों के जुताई और ढुलाई के लिए, हार्वेस्टर फसल काटने और साफ करने के लिए, थ्रेशर अनाज अलग करने के लिए, स्प्रिंकलर सिंचाई के लिए। अब हम लोग अगला देखते हैं प्रश्न खा। भारत में बैल केवल पशु नहीं बल्कि कृषि संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। लिखिए कि भारतीय गांवों एवं शहरों में भी बैल किस किस काम में सहायक होते हैं। आप लोगों को बोला जा रहा है कि भारत में बैल जो है केवल पशु नहीं है, जानवर नहीं है, बल्कि वो कृषि संस्कृति का अभिन्न अंग है। तो आप लोगों को बताना है कि भारतीय गांवों और शहरों में बैल किस किस काम में जो है मदद करता है। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लोग लिखिएगा, भारत में बैल कृषि और ग्रामीण जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। गांव में बैल खेत जोतने, बीज बोने और फसल ढोने में मदद करते हैं। वे बैलगाड़ी खींचकर सामान और लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। कई स्थानों पर वे अनाज ढोने, पानी खींचने और खेती से जुड़े अन्य काम में भी सहायक होते हैं। शहरों के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बैलों का उपयोग कृषि कार्यों में किया जाता है। इस प्रकार बैल भारतीय कृषि संस्कृति और ग्रामीण जीवन का महत्वपूर्ण आधार है। इस प्रश्न के उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि बैल कृषि और ग्रामीण जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और गांव में बैल खेत जोतने, बीज बोने और फसल ढोने में मदद करता है। साथ ही साथ बैलगाड़ी खींचकर सामान को या लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। कई स्थानों पर अनाज ढोने और पानी खींचने और खेती से जुड़े काम में भी जो है बैल मदद करते हैं। और शहरों के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बैलों का उपयोग जो है कृषि कार्यों में किया जाता है। अगला हम लोग देखते हैं, अलग और साथ साथ। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था। प्रश्न 1, कहानी के आधार पर हीरा और मोती की विशेषताएं लिखिए। आप लोगों को कहानी के आधार पर हीरा और मोती दोनों बैलों की विशेषताएं बताना है। इस प्रश्न के उत्तर में आप लोग लिखिएगा, कहानी के आधार पर हीरा और मोती की विशेषताएं इस प्रकार है। हीरा धैर्यवान, शांत और सहनशील था। वह सोच समझकर निर्णय लेता था और अन्याय को सहन करने के बजाय सही मार्ग अपनाता था। मोती थोड़ा गुस्सैल, साहसी और विद्रोही स्वभाव का था। वह अत्याचार के खिलाफ तुरंत प्रतिक्रिया देता था। दोनों मेहनती, वफादार और अपने मालिक के प्रति स्नेही थे। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि हीरा और मोती दोनों की विशेषता क्या क्या है। तो हीरा धैर्यवान, शांत और सहनशील था और वह हमेशा सोच समझकर ही निर्णय लेता था और अन्याय सहने के बजाय जो है वो सही मार्ग को अपनाता था। और मोती थोड़ा गुस्सैल था, विद्रोही स्वभाव का था। वो अत्याचार के खिलाफ जो है तुरंत प्रतिक्रिया देता था और दोनों जो है मेहनती थे और दोनों अपने मालिक के प्रति वफादार थे। अगला प्रश्न है, हीरा और मोती की विशेषताएं कुछ समान और कुछ भिन्न है, किंतु उनकी भिन्न विशेषताएं एक दूसरे को पूरा करती है। कैसे? इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि हीरा और मोती की विशेषताएं जो है समान भी है और भिन्न भी है, लेकिन भिन्न विशेषताएं जो उन दोनों में है वो एक दूसरे को पूरा करती है। कैसे? उत्तर, हीरा और मोती दोनों में मेहनत, वफादारी और अपने मालिक के प्रति लगाव जैसी समान विशेषताएं थी, लेकिन उनकी भिन्न विशेषताएं एक दूसरे को पूरा करती थी। हीरा का शांत और सोच समझकर निर्णय लेना मोती के गुस्सैल और साहसी स्वभाव को संतुलित करता था। वहीं मोती का साहस हीरा को कठिन परिस्थितियों में हिम्मत देता था। इस प्रकार दोनों एक दूसरे के पूरक थे। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि हीरा और मोती दोनों मेहनती थे, वफादार थे और अपने मालिक से बहुत ही ज्यादा प्रेम करते थे। तो ये विशेषताएं उन दोनों में थी, लेकिन भिन्न विशेषताएं क्या थी इन दोनों में? तो हीरा जो है शांत स्वभाव का था, सोच समझकर निर्णय लेता था, लेकिन मोती गुस्सैल था और साहसी स्वभाव का था। जब हीरा को डर लगता था तो मोती का साहस जो है उसको कठिन परिस्थितियों में हिम्मत देता था। इस प्रकार जो है दोनों एक दूसरे के पूरक थे। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा में भी कुछ समान और कुछ भिन्न विशेषताओं वाले सहपाठी है। बताइए कि आप उनसे कैसा व्यवहार चाहते हैं और आप उनसे कैसा व्यवहार करते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि मैं चाहती हूँ कि मेरे सहपाठी मेरे साथ सम्मान और मित्रता का व्यवहार करे, वे मेरी पढ़ाई में मदद करे और खेलकूद में सहयोग करे। मुझे यह पसंद नहीं है कि कोई
मेरी मजाक उड़ाए या मुझे नीचा दिखाए। मैं भी अपनी सहपाठियों से ऐसा ही व्यवहार करती हूँ। मैं उनकी मदद करती हूँ और उन्हें समझाती हूँ और जरूरत पड़ने पर उनका साथ देती हूँ। इस तरह हम सब मिलकर कक्षा में अच्छा वातावरण बनाए रखते हैं। अगला प्रश्न है, दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे। हीरा और मोती आपस में कैसे बातें करते होंगे? इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि हीरा और मोती जो है आपस में किस तरह से बात करते थे, तो आप लोगों को बताना है। तो हीरा और मोती जो है बिना बोले एक दूसरे के विचार जो है समझ जाते थे। तो आप लोगों को उसी चीज को यहाँ पे लिखना है। उत्तर में आप लोग लिखिएगा, हीरा और मोती बिना बोले अपनी भावनाओं को समझ लेते थे। वे आंखों के इशारों, शरीर की हरकतों और भाव भंगिमाओं से बात करते जब कोई खतरा होता होगा तो वे एक दूसरे को देख कर ही समझ जाते होंगे कि क्या करना है। उनकी मुख भाषा में प्रेम, चिंता और समझदारी झलकती थी। तो आप लोगों को बताना है कि हीरा और मोती बिना बोले आपस में कैसे बात करते थे। तो वो आंखों से इशारा करते होंगे, शरीर का कोई हरकत होगा जिनसे वो जो है एक दूसरे की बातों को भाप लेते होंगे कि वो क्या कहना चाह रहा है। बस उसी चीज को यहाँ पे लिख देना। अगला है प्रश्न 5, आप भी अनेक अवसरों पर बिना शब्दों के संवाद करते हैं। कब कब और कहाँ कहाँ? कुछ उदाहरण लिखिए। इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि आप भी जो है कभी कभी बिना बोले जो है एक दूसरे की बात को समझ जाते हैं। तो कब कब और कहाँ कहाँ कुछ उदाहरण आप लोगों को लिखना है। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि मैं भी कई अवसरों पर बिना बोले संवाद करती हूँ, जैसे कक्षा में शिक्षक को देखकर सिर हिलाकर समझ जाना, दोस्तों के साथ इशारों में खेल खेलना, घर में माता पिता के इशारों से काम समझ लेना, किसी स्थिति में चेहरे के भाव से खुशी या दुख व्यक्त करना, परीक्षा में सहपाठी से इशारों में मदद मांगना। इस प्रकार बिना शब्दों के भी हम भावनाएं और विचार व्यक्त कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि आप जो है कब कब इशारों में बात करते हैं और आप किसी का इशारा कैसे समझते हैं। बस उसी चीज को आप लोगों को यहाँ पे लिख देना है। स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो गया। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को क्लास 9 के सारे सब्जेक्ट्स के एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन वीडियोस मिलते हैं।